हेलो बच्चों, फिर क्या देखते हैं? आज देखते हैं इसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग कहाँ होता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो उपयोग होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो उपयोग होता है वो मीटर ब्रिज में होता है। मीटर ब्रिज, इसको हिंदी में कहते हैं मीटर सेतु। नाम क्यों पड़ा मीटर सेतु वो हम बाद में बताएंगे। पहले जानो कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग कहाँ होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज जो है मीटर ब्रिज में होता है, मीटर सेतु में होता है। मीटर सेतु में व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। इट देखो हमने क्या लिखा हुआ है, यूज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज, तो इट इज यूज्ड इन मीटर ब्रिज। इसको मीटर ब्रिज में उपयोग किया जाता है। किस लिए? टू मेजर द अननोन रेसिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध को पता करने के लिए, अज्ञात प्रतिरोध के बारे में पता करने के लिए जो है मीटर ब्रिज। अरे यार सॉरी बेटा, एक मिनट। अज्ञात प्रतिरोध के बारे में पता करने के लिए, कोई अननोन रेसिस्टर है, कोई रेसिस्टर है, उसका रेसिस्टेंसी कितना है हमें नहीं पता, तो उस रेसिस्टर का रेसिस्टेंसी को मापने के लिए, मेजर करने के लिए जो है मीटर ब्रिज में मीटर ब्रिज बनाया गया है। किसी अननोन रेसिस्टर का रेसिस्टेंसी को मापने के लिए, किसी अज्ञात प्रतिरोधक को मापने के लिए क्या बनाया गया है? मीटर ब्रिज बनाया गया है। उसी मीटर ब्रिज में किसका उपयोग होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। एक्चुअली उपयोग क्या, पूरा का पूरा मीटर ब्रिज ही क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज है। पूरा का पूरा मीटर ब्रिज है क्या? तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। मीटर सेतु क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज है। अभी देख लेते हैं। इसका उपयोग मीटर ब्रिज में अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में होता है। हिंदी में मैंने नहीं लिखा, छूट गया गलती से। यूज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या हुआ? व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग मीटर ब्रिज में अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग कहाँ होता है? मीटर ब्रिज में या मीटर सेतु में अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में होता है। देखो मेरे पास एक मीटर ब्रिज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मीटर ब्रिज। ये मीटर ब्रिज है क्या? कुछ नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। देखो ये धातु का पट्टी है। इधर क्या है? धातु का पट्टी। यहां से लेकर के यहां तक एक मेटल का जो है पट्टी है। मेटल का पट्टी है, ठीक है। मेटल का एक पट्टी यहां भी है, मेटल का पट्टी यहां भी है, धातु का पट्टी यहां भी है, ठीक है। धातु का लाइन है ये, धातु का लाइन है ये चौड़ा। और मेटल का जो पट्टी है, धातु का जो पट्टी है उसका पॉइंट ए पर, और मेटल का पट्टी इधर है उसका पॉइंट सी पर। ए और सी के बीच में 1 मीटर लंबा यूनिफॉर्म वायर लगा हुआ है, ठीक है। पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में 1 मीटर लंबा यूनिफॉर्म वायर, एक समान तार लगा हुआ है। यूनिफॉर्म वायर कहने का मतलब ऐसा वायर लगा हुआ है जिसका मोटाई, जिसका थिकनेस, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह एक समान है। ए और सी के बीच में ऐसा वायर लगा हुआ है, ऐसा तार लगा हुआ है जो हर जगह एक समान मोटा है। ए सी के बीच में, समझे? इसका लाभ क्या हुआ? एक समान थिकनेस, एक समान मोटाई, एक समान क्रॉस सेक्शन एरिया, एक समान अनुप्रस्थ काट वाला वायर लगा दिया। इसका लाभ क्या हुआ? वायर का जो मोटाई हुआ, वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ,
जो अनुप्रस्थ काट हुआ कांस्टेंट हो गया। अगर मान लो वायर का अनुप्रस्थ काट यहाँ पर ए है, यहाँ पर कितना है ए, तो यहाँ भी ए, हर जगह पर ए। वायर का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल हो गया, वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, हर जगह एक समान हो गया। अच्छा, एक ही मटेरियल का वायर, एक ही मटेरियल का वायर हर जगह रहेगा, एक ही पदार्थ का तार हर जगह रहेगा, तो उसका रेसिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता भी कांस्टेंट हो गया। हर जगह पर रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता क्या रहेगा, एक समान। तो हर जगह पर प्रतिरोधकता एक समान रहेगा, रेसिस्टिविटी एक समान रहेगा, हर जगह पर क्रॉस सेक्शन एरिया एक समान रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। तो वायर का जो रेसिस्टेंसी है, वायर का जो प्रतिरोध है, वह केवल वायर के लंबाई पर डिपेंड करेगा। आप जानते हो R बराबर क्या होता है, रो एल बटा ए होता है। अब अगर वायर का, तार का मोटाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया ए हर जगह पर यूनिफॉर्म रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए हर जगह पर क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, एक समान रहेगा, तो ए चेंज नहीं होगा, ए बदलेगा नहीं। और एक ही मटेरियल का पूरा वायर बना हुआ है, एक ही पदार्थ का पूरा तार बना हुआ है, तो इसका जो रेसिस्टिविटी होगा, जो इस वायर का प्रतिरोधकता होगा रो, वह भी नहीं बदलेगा। तो ए कांस्टेंट और रो कांस्टेंट, दोनों का दोनों कांस्टेंट हो गया, नियतांक हो गया। तो कांस्टेंट को हटा दो तो क्या मिला, आर समानुपाती एल हो गया। आर समानुपाती, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया, आर प्रोपोर्शनल एल हो गया। अब लंबाई बढ़ेगा, समानुपाती है तो लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा, लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंसी भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेसिस्टेंसी भी घटेगा। ये मिल गया हमको, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर यूनिफॉर्म वायर लगा हुआ है, एक समान तार लगा हुआ है, एक समान तार लगा हुआ है जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है, एक समान अनुप्रस्थ काट का है, और इसका जो मटेरियल है वह भी हर जगह सेम है, ताकि आर डायरेक्टली टू एल हो जाए, इसलिए बना हुआ है। तो यहां पर एक यूनिफॉर्म वायर लगा हुआ है, एक समान तार लगा हुआ है, और उसका लंबाई क्या लिया गया है, एल। उसका लंबाई लिया गया है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, 1 मीटर लिया गया है। क्यों लिया गया है 1 मीटर, उसके पीछे भी कारण है। 100 एक ऐसा अंक है जिसका कैलकुलेशन आसान होता है। तो 100 एक ऐसा डिजिट है जिसका कैलकुलेशन क्या है, आसान है। तो 100 सेंटीमीटर है। अब अगर देखो कि मान लो कि इधर की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, तो पक्का से 100 - 20 बराबर क्या हो गया, 80 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा। अगर इधर की लंबाई मान लो है 30 सेंटीमीटर, तो 100 - 30 बराबर 70 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा। अगर इधर की लंबाई है मान लो 50 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर, मान लो इधर क्या है 60 सेंटीमीटर इधर है, तो 100 - 60 बराबर 40 सेंटीमीटर इधर है। तो ये 100 पूरा लंबाई हमको पता रहेगा तब ना इधर का लंबाई पता कर लेंगे। इसीलिए पूरा लंबाई कितना लिया गया, 100 सेंटीमीटर, ताकि आसानी से ज्ञात कर लें कि इधर वाला लंबाई कितना है तो इधर वाला कितना है। इसलिए यहां पर 1 मीटर लंबा जो 100 सेंटीमीटर लंबा वायर होगा। ठीक है, अच्छा, तो लोहा का जरूरी नहीं है, मतलब कि एक मेटल का, धातु का पट्टी ले लिया गया, जैसे तांबे का ले सकते, तांबे का ले सकते हैं हम, तांबे का, कॉपर का, तांबे का मतलब कॉपर का पट्टी क्यों ले लेंगे। कॉपर का पट्टी लेने से यह आसानी होगा कि कॉपर के पट्टी में रेजिस्टेंसी नहीं के बराबर होता है। कॉपर के पट्टी में, तांबे के पट्टी में रेजिस्टेंसी, प्रतिरोध जो है नहीं के बराबर होता है। तो एक अच्छा मेटल का पट्टी ले लिए, पट्टी के यहाँ पॉइंट ए पर और पॉइंट सी पर हमने 1 मीटर लंबा वायर जोड़ दिया, 1 मीटर लंबा वायर जोड़ दिया। ऐसा वायर जोड़ा, इसका प्रतिरोध हाई होना चाहिए, ठीक है ना, इसका प्रतिरोध जो है ऊंच होना चाहिए, क्योंकि देखो हमारे लिए वही
हमने पहले भी बताया आपको, हम उसी को रेसिस्टेंसी कहते हैं, उसी वायर को रेसिस्टेंसी कहते हैं, उसी वायर को प्रतिरोध कहते हैं जिसका रेसिस्टेंसी क्या होता है, हाई होता है। हम उसी वायर को रेसिस्टेंस कहते हैं, रेसिस्टेंस या रेसिस्टर। हम उसी वायर को रेसिस्टर कहते हैं, हिंदी में कहें तो उसी तार को प्रतिरोधक कहते हैं, प्रतिरोधक। क्या हुआ, वस्तु। हम उसी वायर को प्रतिरोधक वस्तु कहते हैं जिसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। तो अगर हमको किसी प्रतिरोधक से काम लेना है, अगर हमको किसी रेसिस्टर से काम लेना है, तो उसका प्रतिरोध क्या रखना पड़ेगा, उच्च रखना पड़ेगा। प्रतिरोधक को उच्च होने के लिए क्या होना चाहिए, R बराबर रो L बटा A। रो का वैल्यू क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। भाई लंबाई तो बदलने का चीज है, A तो बदलने का चीज है, रो तो निर्भर करेगा मटेरियल पर। तो ऐसा मटेरियल लेंगे जिसका रो माने प्रतिरोधकता क्या रहेगा, उच्च रहेगा, तो उसमें R का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हाई रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टिविटी वाला, उच्च प्रतिरोधकता वाला एक तार ले लिया A से C के बीच में, जो हर जगह पर यूनिफॉर्म है, हर जगह पर एक समान मोटाई का है, केवल लंबाई चेंज करेंगे इसका। ठीक है, पक्का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां पर क्या ले लिया, एक रेसिस्टर। एक मिनट बेटा, हमने यहां पर ले लिया, सॉरी, हमने A से C के बीच में ले लिया 1 मीटर लंबा तार जो 100 सेंटीमीटर का है, मेटल का पट्टी हो गया। अच्छा, यहां पर देखिए 2 रेसिस्टर लगा हुआ है, 2 प्रतिरोधक लगा हुआ है, 2 रेसिस्टर लगा हुआ है, बीच में पट्टी के बीच में 2 रेसिस्टर लगा हुआ है। एक रेसिस्टर ऐसा है, एक प्रतिरोधक ऐसा है जो हमको पता है कितने ओम का है, हम जानते हैं कि ये रेसिस्टर कितने ओम का है, पता है। तो इसको हमने क्या कह दिया, नॉन रेसिस्टर, माने ज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोधक कहना चाहिए, हालांकि प्रतिरोध कह सकते हैं, ज्ञात प्रतिरोधक। रेसिस्टर है ना, तो यहां पर प्रतिरोधक लिखते हैं, ज्ञात प्रतिरोधक। यहां पर अज्ञात प्रतिरोधक। ठीक है, तो देखो पट्टी के बीच में एक रेसिस्टर लगा हुआ है, एक प्रतिरोधक लगा हुआ है जो कितने ओम का है, ये बात को हमको जानते हैं, कह देंगे नॉन रेसिस्टर, मतलब ज्ञात प्रतिरोधक। और एक ऐसा रेसिस्टर लगा हुआ है, ऐसा प्रतिरोधक लगा हुआ है जिसके बारे में नहीं जानते, कितने ओम का है हमको पता ही नहीं, हमको पता करना है, हमें पता करना है कि कितने ओम का है, इसके बारे में हमको नहीं पता, तो लिख देंगे क्या, अननोन रेसिस्टर। अननोन रेसिस्टर मतलब अज्ञात प्रतिरोधक। तो ये हो गया अननोन रेसिस्टर, ये हो गया नॉन रेसिस्टर, ये हो गया अज्ञात प्रतिरोधक, ये हो गया ज्ञात प्रतिरोधक। 1 मीटर लंबा तार, यूनिफॉर्म वायर हो गया, 100 सेंटीमीटर का, मटेरियल का पट्टी हो गया, धातु का पट्टी हो गया। अब देखो ये बीच में एक तार और लगा हुआ है, याद करो, ये बिल्कुल ही किसके समान है, ये जो है ना बिल्कुल ही व्हीट स्टोन ब्रिज के समान है, जिसको हम यहां पर बना करके दिखाते हैं। ये बिल्कुल ही व्हीट स्टोन ब्रिज के समान है। ये बिल्कुल वैसा ही है। यहां पर नाम देते थे A, यहां पर नाम दिया था B, बीच का रेसिस्टर था R1, AB साइड के बीच में था R1 रेसिस्टर। देखो A और B साइड के बीच में, A और B साइड के बीच में है R1 रेसिस्टर। अब देखो B और C के बीच में था R2 रेसिस्टर, B और C के बीच में था R2 रेसिस्टर। तो B और C के बीच में है R2 रेसिस्टर, R2 प्रतिरोधक। फिर C और D के बीच में है
R3 रेसिस्टर, C और D के बीच में है R3 प्रतिरोधक। तो देखो C और D, यहां पर D मैंने माना है, क्या है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। C और D के बीच में जो प्रतिरोधक है, जो रेसिस्टर है, क्या माना है, R3। 100 माना सेल, तो इसका लंबाई हो गया। C और D के बीच में जो यहां पर प्रतिरोध है, जो रेसिस्टेंसी है, किसके बराबर है, R3 के बराबर है। तो C और D के बीच का रेसिस्टेंसी हो गया R3। D और A के बीच में जो रेसिस्टेंसी है, प्रतिरोध है, वो किसके बराबर है, R4 के बराबर है। तो D और A के बीच में जो रेसिस्टेंसी है, जो प्रतिरोध है, R4 के समान है। ठीक है। अब देखो B और D के बीच में एक ऐसा वायर आया जिसके बीच में गैल्वानोमीटर लगा हुआ है। B और D के बीच में एक ऐसा वायर आया, उसके बीच में क्या लगा है, गैल्वानोमीटर। यहां देखो B और D के बीच में जो एक वायर आया है, उसके बीच में क्या लगा हुआ है, गैल्वानोमीटर। हम लोग जानते हैं कि यदि गैल्वानोमीटर में बहने वाली धारा Ig का मान 0 हो जाता है, Ig का मान 0 हो जाता है, तो R1 बटा R2 बराबर R4 बटा R3 होता है। तो यहाँ कह देंगे ना जी कि यदि गैल्वानोमीटर में धारा नहीं जाएगा तो R1 बटा R2 बराबर R4 बटा R3 हो जाएगा। R1 बटा R2 बराबर R4 बटा R3 हो जाएगा। तो देखो मीटर ब्रिज कुछ अलग है क्या, मीटर ब्रिज 100% क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज है। मीटर ब्रिज कहो, मीटर सेतु कहो, किसके समान है, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु के समान ही होता है। बस ये जो CD के बीच में जो रेसिस्टर लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है, CD के बीच में जो रेसिस्टर लगा हुआ है, यहां पर छोटा सा दिखा दिया, और यहां पर प्रतिरोध एक तार के रूप में रहता है, तार के रूप में रहता है। D से A के बीच में जो रेसिस्टर लगा हुआ है, D और A के बीच में जो प्रतिरोधक लगा हुआ है, यहां पर छोटा सा रहेगा। D और A के बीच में जो रेसिस्टर लगा हुआ है, प्रतिरोधक लगा हुआ है, एक लंबा तार के रूप में लगा हुआ है। बस इतना सा बात है। मेरे को उम्मीद है तुमको बेहतर समझ में आया होगा। ये वाला फिगर में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, सेम टू सेम है। तो अब हम आगे बात करें। आगे बात करते हैं। तो ये जो मीटर सेतु है, मीटर ब्रिज है, किसके समान है, व्हीट स्टोन ब्रिज के समान है। इसका उपयोग क्या करते हैं, अननोन रेसिस्टर का रेसिस्टेंसी पता करने में इसका उपयोग होता है। अज्ञात प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है, मीटर सेतु का उपयोग होता है। कौन से सिद्धांत पर काम करता है, कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, तो इक्विलिब्रियम व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, तो इक्विलिब्रियम माने संतुलन अवस्था वाला, इक्विलिब्रियम कंडीशन वाला माने संतुलन की अवस्था वाला व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। तो भाई मैंने कहा दिया कि इसका सिद्धांत क्या है, इन आ इक्विलिब्रियम कंडीशन माने संतुलन की अवस्था में, इन आ इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब संतुलन की अवस्था में, ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज इन आ इक्विलिब्रियम कंडीशन, सॉरी शायद चालू नहीं है, चालू है उत्तरी, हाँ, इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन आ इक्विलिब्रियम कंडीशन माने संतुलन की अवस्था में, ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था में, व्हीट स्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था में क्या होता है, R1 बटा R2 बराबर R4 बटा R3 होता है। उसी सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा सिद्धांत क्या है, सेकंड प्रिंसिपल क्या है कि जब रो देखो भेन यहां पर लिखते हैं, भेन मतलब कि जब रो क्या होता है, कांस्टेंट, रो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब नियतांक होता है। रो क्या होता है, कांस्टेंट मतलब नियतांक होता है, रो नियतांक होता है। एंड मतलब कि
ए भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। जब किसी वायर का रो और ए कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, तो लंबाई क्या होता है, तो प्रतिरोध क्या होता है बेटा, लंबाई के समानुपाती होता है। जब किसी वायर का, जब किसी तार का रो मतलब प्रतिरोधकता, रो मतलब रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होता है, ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कांस्टेंट होता है, मतलब रो एंड ए दोनों क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होगा। किसी भी तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होगा। तो ऐसा करते इसको हम ऊपर लिखते हैं, सॉरी इसको ढंग से लिखते हैं हम। 1 मिनट निकल गया है अब एक्स्ट्रा। लिखेंगे फॉर एनी वायर, ऐसे लिखेंगे फॉर एनी वायर, मतलब क्या, किसी तार के लिए, किसी तार के लिए, किसी तार के लिए भेन, भेन मतलब कि भेन ए, भेन ए माने बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया, ए माने जी क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड ऐसा करें भेन फॉर एनी वायर माने किसी तार के लिए, फॉर एनी वायर किसी तार के लिए आर बराबर क्या होता है, रो एल बटा ए। चलो हम यहां से लिखते हैं फॉर एनी वायर किसी तार के लिए आर बराबर क्या होता है, रो एल बटा ए। अब लिखते हैं भेन मतलब कि जब रो एंड ए इज कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब ठीक लिखा हमने, ऐसे लिखते हैं भेन रो एंड एज कांस्टेंट मतलब क्या, जब रो और ए क्या होता है, नियतांक होता है, नियतांक होता है, तब मतलब कि देन, तब क्या हो जाएगा भाई, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, समझा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर समानुपाती होता है तार की लंबाई के। ये तो दूसरा सिद्धांत ये हो गया कि किसी वायर के लिए, किसी तार के लिए आर बराबर रो एल बटा ए होता है। जब रो और ए कांस्टेंट होता है तो आर समानुपाती एल होता है। संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए R1 बटा R2 बराबर R4 बटा R3 होता है, और किसी वायर के लिए यदि रो और ए कांस्टेंट होता है तो R समानुपाती एल होता है। ये दो सिद्धांत हुआ। अब देखो क्या है यहां पर, अब आते हैं इस पर। एक लूज वायर है, लूज वायर है, लूज तार है, समझे ना, लूज तार है। यहां से एक तार ले गए, वो लूज है मन लटका हुआ है, बीच में जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर, और नीचे क्या है, जॉकी, इसको जॉकी बोलते हैं। क्या होता है जॉकी, हम बता रहे हैं, जॉकी एक गोल रिंग के समान होता है, जॉकी एक गोल रिंग के समान होता है। और यह गोल रिंग क्या होता है, ये देख रहे हो ना, ये तार, जो बीच में जो तार लगा हुआ है, इस तार के बीच में ऐसे फंसा रहेगा, फंसा रहेगा, इस तार के बीच में फंसा रहेगा। अब जॉकी को हम आगे पीछे खिसका सकते हैं, जॉकी को, इसको कहते हैं जॉकी, ठीक है। ये तार में क्या होगा, आगे पीछे खिसकेगा। तो यहां जो 1 मीटर लंबा तार है, इसमें जॉकी लगा, इसको आगे पीछे खिसका सकते हैं। इसका लाभ क्या होगा, मान लो कि इधर के तार का लंबाई कम है तो इसका प्रतिरोध, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इधर का बढ़ जाएगा। ऐसे में R4 अगर बड़ा हो गया, R3 अगर छोटा हो गया, तो R1 बटा R2 बराबर R4 बटा R3 नहीं मिलेगा। इधर का प्रतिरोध अधिक कम हो गया, इधर का प्रतिरोध अधिक बढ़ गया, इधर का रेजिस्टेंस अधिक कम हो गया, इधर का बढ़ गया, तो R1 बटा R2 बराबर R4 बटा R3 नहीं मिलेगा ना। तब तो यहां पर बीच से क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू होगा ना, बीच में यहां से धारा बहना शुरू होगा।
तो हम लोग करते क्या है ना कि देखो, अभी मान लो कि गैल्वेनोमीटर में धारा बह रहा है, अभी मान लो कि यहाँ गैल्वेनोमीटर में धारा बह रहा, करंट फ्लो हो रहा, करंट फ्लो हो रहा। क्यों फ्लो हो रहा है करंट? क्योंकि R1/R2 बराबर R4/R3 नहीं है। भाई R2 तो बदलने वाला नहीं है, R1 तो बदलने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इस लंबाई का रेसिस्टेंसी है, इस लंबाई का प्रतिरोध है R3, इस लंबाई का प्रतिरोध है R4, ये तो बदल सकता है। कैसे बदलेगा? इसका लंबाई बदलेंगे, इसका लंबाई कम अधिक करेंगे, इसका लंबाई कम अधिक करेंगे तो R3 R4 बदलेगा। ये भले ना बदले लेकिन ये तो बदलेगा। तो इसको घटा बढ़ा करके जो है ना, इसको क्या करेंगे, हम बैलेंस बनाएंगे। किसके बैलेंस बनाएंगे? R1/R2 के बराबर R4/R3 लाने का प्रयास करेंगे। कैसे? मान लो कि ये ज्यादा है, ये कम है, और तो क्या करेंगे हम, यहां पर देखो करंट बह रहा, करंट बह रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि R1/R2 बराबर R4/R3 नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डंडा से का उपयोग क्यों करेंगे? क्योंकि नंगा तार रहेगा, ये नंगा तार रहेगा जिसमें जॉकी लगा हुआ है, जॉकी में करंट जा रहा, जॉकी में क्या हो रहा है, करंट जा रहा, छुएंगे तो करंट मारेगा ना जी। तो इसलिए डंडा से या कोई कुचालक पदार्थ से या इंसुलेटर से क्या करेंगे, इसको आगे पीछे करेंगे। मान लो इधर खिसकाएंगे इसको, जॉकी को हम इधर खिसकाएंगे, तो इधर खिसकाएंगे तो ये लंबाई घटेगा, लंबाई घटेगा तो ये प्रतिरोध घटेगा, इधर खिसकाएंगे तो लेंथ घटेगा ना, लेंथ घटेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, और इसका लेंथ बढ़ जाएगा। जॉकी इधर खिसकाओगे तो इसका लेंथ घटेगा, रेसिस्टेंस घटेगा, इधर लेंथ बढ़ेगा, इसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो इधर लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा, इधर लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। और देखेंगे, खिसकाते जाएंगे, देखते जाएंगे कि यहां पर धारा बहना बंद हुआ कि नहीं, धारा बहना बंद हुआ कि नहीं, ये बात कौन बताएगा? गैल्वेनोमीटर। क्योंकि धारा को तो किसी ने देखा नहीं है, आप तो बल्ब जलता हुआ देखते हैं तब ना कहते हैं करंट आ रहा। अगर बल्ब नहीं जलेगा तो थोड़े समझेंगे यहाँ पे करंट आ रहा। तो यहां पर जॉकी को खिसकाते हैं, इधर खिसकाए इधर, और देखते गए करंट बंद हुआ कि नहीं, गैल्वेनोमीटर में नहीं बंद हुआ तो कोई बात नहीं। अब जॉकी को इधर खिसकाओ, जॉकी को इधर खिसकाते जाएंगे, धीरे धीरे खिसकाते जाएंगे और देखते जाएंगे कि यहां पर करंट बंद हुआ कि नहीं। इधर इधर खिसकाने से एक ऐसा पॉइंट मिलेगा हमको, जॉकी को आगे पीछे खिसकाने से एक ऐसा पॉइंट मिलेगा हमको जब यहां पर करंट बहना बंद हो जाएगा, यहां पर करंट नहीं बहेगा। IG बराबर क्या हो जाएगा? 0। IG बराबर 0 होगा तो यहां पर वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब करंट नहीं बहेगा तब समझ जाएंगे, पक्का समझ जाएंगे कि R1/R2 बराबर R4/R3 हो चुका है। R1/R2 बराबर R4/R3 हो चुका है, समझ जाएंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे, समझे? तो उसको कहेंगे क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या कहेंगे उसको? इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो वही लिख रहे, इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब क्या? संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या मिलेगा हमको? इधर के प्रतिरोध अब बटा इधर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? देखो तो बेटा, संतुलन की अवस्था में देखो तो बेटा, L समानुपाती R4 होगा। L संतुलन की अवस्था में L समानुपाती R4 होगा, और
तो इधर अगर एल है तो इधर कितना लंबाई रहेगा तार का 100 माइनस एल। अरे जॉकी से इधर का लंबाई कितना रहेगा एल, तो जॉकी से इधर का लंबाई कितना रहेगा 100 माइनस एल, क्योंकि पूरा लंबाई कितना है 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर में इधर लंबाई कितना है एल, इधर लंबाई कितना रहेगा 100 माइनस एल। तो एल जो है R4 के समानुपाती रहेगा। एंड 100 माइनस एल किसके समानुपाती रहेगा, किसके डायरेक्टली रहेगा, R3 के समानुपाती रहेगा। अब हम क्या करें, इसको डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको भाग देते हैं। इसलिए L बटा 100 माइनस एल, L बटा 100 माइनस एल जो होगा, L बटा 100 माइनस एल जो होगा किसके बराबर होगा, R4 बटा R3 के बराबर होगा, R4 बटा R3 के बराबर होगा। ये हो जाएगा। अब अगर इसको तुम समीकरण 1 मानते हो और इसको तुम समीकरण 2 मानते हो तो क्या लिखोगे बताओ तो। ठीक है, इसको R1 बटा R2 बराबर R4 बटा R3, L बटा 100 माइनस एल बराबर R4 बटा R3 को तुम इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मान लिए, तो 1 और 2 से क्या मिल जाएगा, इधर मिटा दे पहले। चलो यहां पर करते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 मतलब क्या, समीकरण 1 और 2 से, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 मैंने समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा हमको बताओ तो, क्या मिलेगा, R4 बटा R3, R4 बटा R3 मिल गया तो क्या कहेंगे, R1 बटा R2, R1 बटा R2 बराबर L बटा 100 माइनस एल कहेंगे ना जी, L बटा 100 माइनस एल कहेंगे, ये कहेंगे, क्योंकि इस लंबाई का प्रतिरोध L लंबाई का R4 के समान, 100 माइनस L लंबाई का प्रतिरोध R3 के समान। अब हमको क्या निकालना है, R1 निकालना है ना, तो R1 निकाल दो। R1 को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, बटा वाला गुना में कर देंगे, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा R2 गुना L बटा 100 माइनस एल हो जाएगा, ये हो जाएगा। R1 बराबर क्या हो जाएगा, बटा वाला गुना में L इंटू R2L बटा 100 माइनस एल हो जाएगा। ये इस प्रकार से निकालते हैं। इस फार्मूला से क्या कैलकुलेट करते हैं, कोई भी अननोन वीटस्टोन, कोई भी अननोन रेसिस्टर का रेसिस्टेंसी पता कर लेते हैं, कोई भी अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोधक पता कर लेते हैं इस फार्मूला से। ठीक है, समझे। तो ये था क्या, यूज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, किसमें, मीटर सेतु में इसका उपयोग होता है। ठीक है।